नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच अहम बैठक, तालिबान समेत जैश और लश्कर पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान में तालिबानियों की आतंकी सरकार खूंखार सरकार से पूरी दुनिया में हड़कंप, तालिबानी सरकार में पाकिस्तानी चेहरे का बोलबाला। तालिबान का समर्थन कर बुरे फंसे इमरान, पाकिस्तान में इमरान खान का हो रहा जमकर विरोध। पाकिस्तानियों का मानना, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवाद को देगी बढ़ावा। एंटलिया कांड में बड़ा खुलासा, परमवीर सिंह ने रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने के लिए दी थी रिश्वत, आतंकी संगठन जैश का नाम डलवाया। किसान आंदोलन के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, रबी की फसल की एमएसपी में बढ़ोतरी, गेहूं में 40, चना में 130, जौ में 34 और सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान। तो पहली खबर अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच अफगानिस्तान पर अहम बैठक की करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के ऐलान के एक दिन बाद ही यानी कि आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भारत दौरे पर आए रूसी सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई। तालिबानी कब्जे, नई तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान में हुए बदलाव के मद्देनजर सुरक्षा की चिंताओं और नई तालिबानी सरकार से संबंधों पर चर्चा काफी विस्तार पूर्वक हुई है। डॉक्टर साहब, ये चर्चा किन किन मुद्दों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है? देखिए, जो अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बनी है उसको लेकर के अब पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो तालिबान के खिलाफ एक जो वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा है उसको बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत एक बाकायदा किस तरीके से तालिबान को रोका जाए, उसके खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसमें हिंदुस्तान सबसे अहम रोल निभाता नजर आ रहा है। आपने बताया कि किस तरीके से रशियन एनएसए आज अजीत डोभाल के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक दिन पहले सीआईए के चीफ अचानक से वो हिंदुस्तान आते हैं, वो भी अजीत डोभाल के साथ बातचीत करते हैं। रूस के साथ जो बातचीत हुई है उसका जो बेसिक पैरामीटर है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही न सिर्फ हिंदुस्तान, कश्मीर, बल्कि अब रूस और उसके आसपास के जो सारे कंट्रीज़ हैं जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ भी आतंकवादी घटना और आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से फिर रूस के पूरे सो कह सकते स्टैंड में एक बदलाव आया। बदलाव यूँ आया कि जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो रूस की तरफ से ये कहा गया था कि जो पहले की सरकार थी उससे ज़्यादा शांति तालिबान की हुकूमत में होगी। लेकिन अब हिंदुस्तान के साथ, डोभाल के साथ बातचीत के बाद जिस तरह का जॉइंट कम्युनिके बाहर आया है उससे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि रूस इस तालिबान के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो सीआईए के चीफ हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है। मतलब ये कि तालिबान के खिलाफ जो ग्लोबल लड़ाई होगी उसका लीडर हिंदुस्तान होगा। ये आज की मीटिंग से समझ में आ रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि हिंदुस्तान की सरकार इस वक्त उस मूड में ही नहीं है कि तालिबान के साथ कोई रियायत बरती जाए। कल मतलब 9 तारीख को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एक अध्यक्षीय भाषण देने वाले हैं और उस भाषण में तालिबान और पाकिस्तान के कनेक्शन को अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री एक्सपोज करने वाले हैं और पूरी दुनिया से ये अपील करने वाले हैं कि आतंकवादी चाहे वो पाकिस्तान में हो,
चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, पूरी दुनिया को उनके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये बैठक काफी अहम और खास मानी जा रही है। अब खबर अफगानिस्तान में बनी तालिबानी आतंकी सरकार की करते हैं। अफगानिस्तान को चलाने के लिए तालिबानियों की एक नई टीम तैयार हुई है। ये खूंखार आतंकियों की एक ऐसी टीम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद चलाने का दिमाग है, जिन्होंने सिर्फ अपराध में डिग्रियां हासिल की हैं, जिन्होंने सिर्फ नरसंहार करना सीखा है, जिन्होंने कलम का भी नहीं पता। अब अनपढ़ गवार सेना अफगानिस्तान चलाएगी। अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए आतंकी गैंग को तैयार किया गया है, जिनमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है और बाकी कई बड़े बड़े पदों पर आतंकी की डिग्री ले चुके बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। क्या लगता है ये सरकार चला पाएंगे? देखिए, सरकार तो ये चला नहीं पाएंगे और सरकार चलाने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो जिहादी हैं, ये तो जिहाद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। और इसलिए आपने कहा ये खूंखार सरकार, ये पूरी तरीके से आतंकियों की सरकार है। और ये छलावा, ये जो बातचीत के जरिए अमेरिका को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, गफलत में डाल के। अब सबसे बड़ी बात कि अमेरिका तो पूरी दुनिया में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। आपने जो 4-5 जिसको कहते थे तालिबान 5, जो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, जिनको आपने ग्वांतानामो बे के अंदर कई सालों तक जेल में रखा, ये पांचों के पांचों वो मंत्रिपरिषद में है। जो वहाँ का प्रधानमंत्री बना है वो जेल में रह चुका है, जो उप प्रधानमंत्री हैं 2-2 वो भी जेल में रह चुके हैं, जो गृह मंत्री है वो मालूम चल रहा है वो तो अमेरिकन का सबसे बड़ा हत्यारा है, वो हक्कानी नेटवर्क का हेड रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी। जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मुल्ला उमर का बेटा है, उसका काम ही बॉम्ब विस्फोट कराना, आतंकी बनाना। तो इस तरह के आतंकियों की जो सरकार बनी है, और सबसे शर्मनाक जो ये मैसेज देने जा रहे हैं कि 9/11 जिस दिन ट्विन टावर को गिराया गया था, उस दिन ये लोग शपथ लेने वाले हैं। अब हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि ये काम मत करना, पूरी दुनिया में आपकी सरकार की शुरुआत में ही जो लोग समझ लेंगे कि भाई ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब इत्तेफाक नहीं, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सिंबलिज्म के आधार पे तालिबान वहाँ पे सरकार बना रही है। तो ये सरकार आतंकियों की सरकार है, पाकिस्तान की कठपुतली सरकार है, और ये सरकार लोगों की सेवा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए बनाई गई सरकार है। जी बिल्कुल, जिनका बैकग्राउंड ही ऐसा है वो क्या ही सरकार चला पाएंगे। अब खबर पाकिस्तान में इमरान खान के विरोध की करते हैं। ये किसी से नहीं छिपा कि इमरान आतंकी समर्थक है। इमरान खान तालिबान का खुलकर समर्थन भी कर चुके हैं और अब इमरान खान तालिबान का समर्थन कर बुरे तरीके से फंस गए हैं और इसको लेकर पाकिस्तान के ही लोग इमरान खान का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इमरान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि तालिबान की सरकार आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देगी। अपने ही घर में इमरान खान बुरे फंस गए सर। देखिए, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानियों से पूछा गया कि जो तालिबान की जो सरकार आई है उसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, किस हिसाब से ये पाकिस्तान को मदद पहुंचाएगा, और तालिबान के आने से क्या पाकिस्तान को कोई ख़तरा है। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाकर, झांसा देकर, ये कश्मीर का दिखावा दिखाकर तालिबानियों को ये लोग मदद पहुंचाते रहे। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, इनके आतंकियों को वो बाकायदा ट्रेनिंग और मदद पहुंचाते रहे। और अब जब वहाँ पे सरकार बनी है और सरकार में जिस तरह के चेहरे आए हैं, पाकिस्तान में भी जो सोचने समझने वाले जो कट्टरपंथी नहीं है उनका दिमाग भी हिल गया है, क्योंकि अचानक से उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से पेशावर के अंदर एक स्कूल में बच्चों को बाकायदा उनका नरसंहार किया गया था। इतनी लाशें और वो सारी तस्वीरें पाकिस्तान में
पिछले 20 सालों में तालिबान और उनके साथ जो इस्लामी आतंकवादियों ने कम से कम 1000 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। पिछले कुछ समय से ये बंद था, लेकिन अब जब आतंकवाद, जिसको कह सकते हैं कि उसको खुली छूट मिल जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर, और बॉर्डर जो है बिल्कुल ही पोरस है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, तो वहाँ के लोगों को अब ये चिंता सताने लगा है कि फिर से हमने वही गलती कर दी, फिर से हमने अमेरिका के साथ मिलके तालिबान का समर्थन किया है और इसका खामियाजा आगे आने वाले नस्लों को उठाना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं, जो इस सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बार पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर जो वर्ल्ड कम्युनिटी को धोखा दिया है, इसका अंजाम ये होने वाला है कि अब पाकिस्तान फिर कभी इस पोजीशन में ही नहीं रह पाएगा कि वो किसी आतंकी या किसी संगठन या किसी अफ़गानिस्तान या किसी मुल्ला उमर या किसी ISIS को मदद देने के लायक बच जाए, क्योंकि पाकिस्तान विघटन के मोड़ पे आकर के खड़ा हुआ है। तालिबान का एक हमला पाकिस्तान के अंदर टूट फूट की जो मूवमेंट जो है उसको बढ़ावा दे देगा। बिल्कुल, सर्वे से लोगों का मूड भी समझ में आया है और अपने ही घर में इमरान खान फंस गए हैं। अब खबर एंटीलिया कांड में बड़े खुलासे की करते हैं। मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के बाहर मिले विस्फोट से भरी कार मामले में और उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में NIA ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस के साथ काम कर चुके ईशांत सिन्हा नाम के एक साइबर एक्सपर्ट का परमवीर सिंह पर दिया गया सनसनीखेज बयान दर्ज है। इसमें यह दावा किया गया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने जांच की रिपोर्ट में छेड़छाड़ करवाने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत भी दी थी। ईशांत सिन्हा ने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया सर। देखिए, ये कहानी बड़ी ही अजीबोगरीब है। जब ये जो एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिले, उसके कुछ दिन पहले ही इजरायली दूतावास के ऊपर हमला हुआ था और इजरायली दूतावास में ये मालूम चला कि तिहाड़ में कुछ आतंकी, कुछ इन लोगों का हाथ था। तो उस केस में जो ईशांत सिन्हा नाम का शख्स है, वो साइबर एक्सपर्ट, वो उसमें इन्वॉल्व था। अब जब एंटीलिया में ये सारी चीज़ें हुई तो ईशांत सिन्हा ने इस चार्जशीट के मुताबिक ईशांत सिन्हा को परमवीर सिंह ने अपने दफ्तर में बुलाया और ये कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट आपने उसमें बनाई है, उसी तरह की रिपोर्ट आप बनाएं, और ये तमाम फर्जीवाड़ा करने के लिए 5 लाख रुपए वो उसने घूस भी दिए। अब ये जो 5 लाख रुपए दिए गए, वो ईशांत सिन्हा को इसलिए दिए गए क्योंकि वो ये चाहते थे कि एक रिपोर्ट इस तरह की तैयार की जाए कि जिसमें ये जो विस्फोटक रखे गए उसकी जिम्मेदारी तिहाड़ में बंद वो आतंकी संगठन के लोग ले लें। और इसीलिए ये जब कहानी आई और इसने ये ईशांत सिन्हा ने रिपोर्ट दी, क्योंकि NIA ये इस तरह की जांच में जुटी हुई है कि दरअसल क्या इस पूरे केस में सचिन वाजे इन्वॉल्व था, ये मुंबई पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे, तो ये जो आतंकवादियों का नाम आ गया वो आया कहाँ से, तो इसका भी खुलासा हो गया कि भाई कोई आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। दरअसल इस साइबर एक्सपर्ट के जरिए एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई। अब इस खुलासे का मतलब क्या है? इस खुलासे का मतलब ये है कि एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक रखे गए थे उसमें परमवीर सिंह का भी हाथ था। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला है कि जिस शहर का पुलिस कमिश्नर अपने ही शहर के अंदर विस्फोटक रखाता हो, उस साजिश में शामिल हो, और वहां के राजनेता कहते थे कि मुंबई पुलिस तो स्कॉटलैंड यार्ड है। तो परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस के दामन पे जो दाग लगाए हैं, वो दाग आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। और इस पूरे मसले में कई सारे वीडियोस, कई सारे खुलासे हमने पहले भी किए हैं। हमारे आर्काइव्स में अगर आप जाएंगे, इस केस में इस तरह के कई सारे आपको खुलासे मिलेंगे।
जी बिल्कुल। और आज की 5वीं खबर बहुत बड़ी खबर है, गुड न्यूज है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब आखिरी खबर, मोदी सरकार के किसानों को दिए बड़ी सौगात की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट ने साल 2022 से 23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई। चना की एमएसपी में 130 की बढ़ोतरी और सबसे ज्यादा सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बहुत बड़ी खबर है, किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, पर जो किसान पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं उनके लिए क्या खबर है? देखिए, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की, वो बराबर, और लोहार की जो चोट है वो ज़्यादा ही कारगर होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो लोहार वाली चोट डाली है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये तो शुरू से राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति पार्टी के ही थके हारे फूके हुए कारतूस किस्म के लीडर्स हैं। ये योगेंद्र यादव बड़े किसान नेता बनते, वो कहे क्या, वो पार्टी चलाते हैं स्वराज इंडिया, जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ उनकी जमानत जब्त होती है। ये राकेश टिकैत था कौन? ये राकेश टिकैत तो आरएलडी का एक नेता है, पहले भी चुनाव लड़ चुका है, हर बार जमानत जब्त हुई है। कोई कम्युनिस्ट लीडर, कोई राज्यसभा का एमपी है, तो कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई चढ़ूनी है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तमाम तरह के लोग जो है वो राजनीति कर रहे थे। अब राजनीति करते 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 इन लोगों ने तो कभी भारत बंद, तो कभी ट्रैक्टर से आंदोलन, तो कभी महापंचायत, जो सोनार वाली चोट। लेकिन आज जो मोदी सरकार ने जो जवाब दिया है इन लोगों को, उससे किसानों के बीच खुशियाँ। उनको क्या चाहिए? उनके मेहनत का मेहनताना चाहिए। तो उनमें आपने बताया 400 रुपये सरसों में, मसूर के दाल में भी 400 रुपये का इजाफा, हर जगह इजाफा हो रहा है। और ये क्रेडिट तो मोदी सरकार लेकर के जाएगी। इससे 2 बातें हो रही हैं। पहली बात ये कि ये जो किसान आंदोलन जो कर रहे थे, इनका पूरा का पूरा, इसको कह सकते हैं, चारों खाने ये चित हो गए। अब ये किसानों के पास जाकर के ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ये मोदी सरकार एमएसपी को बंद करना चाह रही है। तो किसान पूछेगा कि भाई एमएसपी बंद करना चाह रही है तो एमएसपी बढ़ा रही है। ये जाकर के कहेंगे कि भाई ये मंडियां बंद होने वाली हैं। ये तो कहेंगे भाई जब एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है तो एमएसपी तो मंडियों के जरिए ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने जितना भी अभी तक 7, 8, 9 महीने जो इन लोगों ने आंदोलन किए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में, एक फैसले से पानी फेर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनका सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।